नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं कराने जा रहा हूँ उच्च न्यायालय की प्रक्रिया व गठन व कार्य। रीट भर्ती सामान्य ज्ञान कक्षा 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के लिए भी महत्वपूर्ण है और राजस्थान या इंडिया लेवल पर जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, भर्तियाँ होती हैं, उन सभी में ये महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय, तो बिना कोई समय गवाए हुए शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय की प्रक्रिया परिभाषा। भारत में इकहरी न्यायालय प्रक्रिया है। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। राज्य स्तर पे क्या है? उच्च न्यायालय, और इससे ऊपर की जो कोर्ट है वह है सर्वोच्च न्यायालय, और इसके जो नीचे अधीन न्यायालय हैं जैसे जिला न्यायालय, तहसील स्तर पर न्यायालय। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, भाग 6 में कहा गया है। कौन से भाग में कहा गया? भाग 6 में कहा गया है। अनुच्छेद है 214, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 231 दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। अब थोड़ा सा इसको विस्तार से समझ लेते हैं। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये कहा गया है। और उच्च न्यायालय भाग 6 में कहा गया है। कौन से भाग में कहा गया है? भाग 6 के अंदर कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में उच्च न्यायालय से संबंधित वर्णन है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहला जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1862 में की गई थी। उसके बाद 3 जो उच्च न्यायालय हैं उनकी स्थापना की गई बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के अंदर। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन से संबंधित है। उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, वहाँ न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, कैसे होगी। और देखो, अब जो आधार माना गया है इसके अंदर वहाँ मुकदमों के आधार पर उच्च न्यायालय का जो गठन है किया जाता है। जिस राज्य के अंदर मुकदमे ज़्यादा होंगे, जनसंख्या ज़्यादा होगी, वहाँ के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वहाँ ज़्यादा होंगे। अनुच्छेद 231 दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। अनुच्छेद 231 यह कहता है कि दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। 24 राज्यों में है और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है, वो है दिल्ली के अंदर। तो पहले यहाँ कितने थे? 24 थे, और अब 25 थे। टोटल मिला के 24 थे, सॉरी 24 थे, अब कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। 25वां कौन सा बन गया है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अपने आंध्र प्रदेश का जो अमरावती है वहाँ 25वां उच्च न्यायालय है बन गया। आगे उसका थोड़ा सा विस्तार से अपने वर्णन करेंगे। याद रहे, वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ये देखो, मैंने कहा था आपको विस्तार से थोड़ा समझा दूंगा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां, पहले 24 थे, अब कितने हो गए? 25 हो गए। 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो नया जो उच्च न्यायालय है वह स्थापित किया गया है। और अब उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वह कितनी हो गई है? 25 हो गई है। 1 जनवरी 2019 को उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक समूह में होता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या व मुकदमों के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब देखो, एक बार फिर से इसको अच्छी तरह समझ लो, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कितनी हो सकती है न्यायाधीशों की संख्या। तो ये देखो, जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ मुकदमे ज़्यादा आएंगे, मुकदमे ज़्यादा आएंगे तो वहाँ न्यायाधीशों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, तो वहाँ के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिक होगी। 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। वहाँ मुकदमों के आधार पर न्यायाधीशों की जो संख्या है वह निर्धारित की जाती है। नियुक्ति की प्रक्रिया।
अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये जो इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव जो जहाँ आते हैं ज़्यादातर जो फंसाया जाता है वह इसी क्वेश्चन के अंदर फंसाया जाता है कि जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो जनाब करते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो उस राज्य के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर राष्ट्रपति तो नियुक्ति तो करेगा, लेकिन उसे उससे पहले क्या करना पड़ेगा, राज्यपाल से सलाह लेनी पड़ेगी और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे भी सलाह लेनी पड़ेगी, तभी वह उस राज्य के राज्यपाल के अपने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अब देखो नियुक्ति से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो आएगा, ये ध्यान रखना, नियुक्ति से संबंधित अगर छोटा क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव तो वो आएगा राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछ ले इसको शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाएगा, शपथ दिलाएगा राज्यपाल। ये ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे जो फंस जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर की जाती है व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल व उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। अब देखो मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति कर दी, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी कि सलाह लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति को, उस राज्य के राज्यपाल से भी सलाह लेनी पड़ेगी, तब जाके मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है उच्च न्यायालय के होगी। अब अन्य जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करने के लिए जो उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है, उस राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे भी सलाह लेनी पड़ेगी, तब जाके अन्य न्यायाधीशों की है वो क्या होगी, नियुक्ति प्रक्रिया होगी। अब देखो सलाह ली जाती है। अब देखो योग्यता देख लो, इसके अंदर योग्यता क्या चाहिए, बिल्कुल सिंपल योग्यता है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, आराम से याद हो जाएगी। वह भारत का नागरिक हो, ये तो सभी में, चाहे विधानसभा का सदस्य बनना है, विधान परिषद का बनना है, लोकसभा का, राज्यसभा का, जिसका भी आपको सदस्य बनना है उसमें ये योग्यता अनिवार्य है। किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, किसी भी न्यायालय के अंदर 10 वर्ष तक वह न्यायाधीश रह चुका हो। तीसरी है जो 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, उसे वकील बने हुए कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। अब इसको शपथ कौन दिलाता है ये भी देख लो। शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। नियुक्ति पूछे तो नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और अगर आपसे पूछे शपथ कौन दिलाता है तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है ये देखिए। नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया अनुच्छेद 217 में नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 217। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के राज्यपाल व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर की जाती है। वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल व उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। तो ये अपने पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ा गया, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया। कार्यकाल, अब देखो इसमें अगर आप सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की तुलना करके अगर पढ़ोगे, साथ में मैंने सर्वोच्च न्यायालय का भी एक वीडियो जस्ट इसके बाद डाल दूंगा, तो उसकी दोनों की तुलना करके आप अगर पढ़ोगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। कार्यकाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होगा, 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक होगा। और अगर सर्वोच्च न्यायालय का पूछ ले तो कितना होगा, 65 वर्ष। 65 वर्ष की अगर उसकी आयु पूरी हो जाती है, पूरी होने तक वह उस पद पर रह सकता है। ये तो था कार्यकाल। त्यागपत्र, त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है, ये ध्यान रखना, राज्यपाल को त्यागपत्र नहीं दिया जाएगा। राज्यपाल भी त्यागपत्र किसको देता है, अपना राष्ट्रपति को देता है। और जो न्यायाधीश है वो भी किसे देंगे, वह अपने जो त्यागपत्र है वह राज्यपाल को नहीं देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और पद से पदच्युत करने की प्रक्रिया क्या है ये देखिए, यानी कि पद से हटाने की प्रक्रिया।
पद से पदच्युत या पद से हटाने की प्रक्रिया जब राज्यसभा लोकसभा 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव ले आए, राज्यपाल के 50 सदस्य राज्यसभा के 50 सदस्य और लोकसभा के 100 सदस्य अनुमोदित कर दें, तब न्यायाधीश को पद छोड़ना पड़ता है। यह महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, पर महाभियोग का प्रयोग नहीं किया जाता। महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग इसके लिए नहीं किया जाता। अब एक बार पुण्य थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। लोकसभा के होंगे 100 सदस्य और अपने राज्यसभा के होंगे 50 सदस्य, उसको अनुमोदित कर देते हैं। लोकसभा से 100 और राज्यसभा से 50 सदस्य, तो उस न्यायाधीश को क्या करना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा। यह एक जो प्रक्रिया है महाभियोग जैसी है, जैसे राष्ट्रपति में महाभियोग लाया जाता है वैसे ही प्रक्रिया है, लेकिन इस के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हें तब हटाया जाता है जब वह कोई संविधान विरोधी कार्य करते हैं या असमर्थता साबित हो जाती है, यानी कि उसमें समर्थ न हो। स्थानांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करना, स्थानांतरण करना। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद राज्यपाल है वह इसका स्थानांतरण करता है पहले, लेकिन अनुमोदन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद दूसरे न्यायालय में किया जा सकता है। उच्च न्यायालय की शक्तियां क्या है, ये देखो। मूल अधिकारता, मौलिक अधिकारों का संरक्षण व विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई भी कानून। मौलिक अधिकार हैं, विधानसभा ने ऐसा कोई कानून बना दिया है जो मौलिक अधिकारों की अवहेलना करता है, ठेस पहुंचाता है या मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो उस कानून को यह रद्द कर सकता है। आगे देखिए, रीट। उच्च न्यायालय को भी अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर वह 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, उच्च न्यायालय भी कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 32 का सहारा लेके। अपीलीय अधिकार, जिला न्यायालय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगर उच्च न्यायालय से कोई व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं है तो वह उच्च न्यायालय में अपनी अपील कर सकता है, और उच्च न्यायालय के खिलाफ कहाँ कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में। अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिलेख न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय उनके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कानून के समान होता है, वैसे ही राज्य उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय जिला उच्च न्यायालय के लिए कानून के समान होगा। जैसे उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया तो वह निर्णय अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला न्यायालयों के लिए क्या होगा, एक कानून के समान होगा और उसको कानून को मानना ही होगा, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। न्यायिक पुनरावलोकन, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को यह अधिकार होगा कि राज्य की विधानसभा ऐसा कोई कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, तब राज्य उच्च न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकती है। ये कौन से अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 में। अब देखो, मैंने यहाँ वो उच्च न्यायालय लिए हैं यहाँ वो उसकी राजधानी में नहीं है, जिनकी राजधानी में नहीं है, जिनकी राजधानी में वो तो आपको याद हो ही जाएंगे आराम से, लेकिन मैंने यहाँ वो उच्च न्यायालय लिए हैं जो उनकी राजधानी में नहीं है। तो ये देखो, पहला उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित किया गया। उच्च न्यायालय मुख्यालय उनका कहाँ है और उनका न्याय क्षेत्र मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको, मैंने वो लिए हैं इसके अंदर सारणी के अंदर। यहाँ आपके जो उच्च न्यायालय उनकी राजधानी में नहीं है, बाकी आपको याद करना आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, कानपुर है, तो उसका जो उच्च न्यायालय कहाँ है, इलाहाबाद में है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है, असम का गुवाहाटी में है,
और असम का जो गुवाहाटी के अंदर है उसका जो कार्य क्षेत्र है यानी कि न्याय क्षेत्र है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, लेकिन उसका जो उच्च न्यायालय कहाँ है, अहमदाबाद है। आगे देखो, केरल का है एर्नाकुलम या एर्गाकुलम के। इसका जो न्याय क्षेत्र है केरल और लक्षद्वीप, इसका लैदी का मतलब है लक्षद्वीप। मध्य प्रदेश का है जबलपुर। उड़ीसा का है कटक। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन इसका जो उच्च न्यायालय है वह है जोधपुर में, और एक इसकी पीठ है जयपुर के अंदर। उत्तराखंड नैनीताल, यह वह उच्च न्यायालय है जो अपने राज्यों की राजधानी में नहीं है। आगे देखो, उच्च न्यायालय मुंबई के अंदर है, लेकिन उसका जो कार्य क्षेत्र है महाराष्ट्र है, गोवा है और दादर व नागर हवेली। दाना का मतलब है दादर व नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ये याद रखना है। कोलकाता है, लेकिन इसका जो कार्य क्षेत्र है पश्चिम बंगाल व अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तमिलनाडु का पुदुचेरी के लिए एक उच्च न्यायालय है जो चेन्नई में है। पंजाब व हरियाणा के लिए एक उच्च न्यायालय है वह चंडीगढ़ में। अब ये वो उच्च न्यायालय हैं जिनके दो राज्यों के लिए या दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए या एक राज्य या एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। दो के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, वो है तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए है एक उच्च न्यायालय जो है चेन्नई के अंदर। पंजाब व हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और उसका जो उच्च न्यायालय है वह भी कहाँ है, चंडीगढ़ में ही है। आगे अब देखो 2013 के अंदर बना है एक तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये 2013 के अंदर नए उच्च न्यायालय बने हैं जो पहले असम के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। ये आप ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, बीके साइंस स्टार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने मित्रों को अपने दोस्तों को शेयर करना है, और वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आराम से ये आपको याद हो जाएगा। इसके जस्ट बाद आपके राज्यपाल से संबंधित मैटर आ रहा है, वो आप उसको अच्छी तरह से देख लेना। नमस्कार।